हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आज के मॉक टेस्ट में। ये जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर स्पेशल मॉक टेस्ट है जिसमें हम 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं ये होगा तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं एक बार उसको रीचेक कर लूँगी। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपको टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दूंगी और उसमें ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग जो कि पुस्तक व लेखकों के नामों से निर्मित है सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा जो बुक और राइटर नेम दिया है वो मैच नहीं खा रहे हैं। ऑप्शन 1 है द आइडिया ऑफ इंडिया, सुनील खिलानी की पुस्तक है। ऑप्शन 2 है रिपब्लिक ऑफ कास्ट, ये आंद्रे बेते की पुस्तक है। ऑप्शन 3 है इमेजिनिंग इंडिया, नंदन नीले कड़ी की पुस्तक है। और ऑप्शन 4 है मिरर्स ऑफ वायलेंस, ये बीना दास की पुस्तक है। तो बताइए इनमें से कौन सा मैच नहीं खा रहा। क्वेश्चन ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 रिपब्लिक ऑफ कास्ट, ये आंद्रे बेते की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। अभी कल ही आंद्रे बेते का निधन हुआ है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये जो रिपब्लिक ऑफ कास्ट है ये आंद्रे बेते की पुस्तक नहीं है, जबकि किसकी है, आनंद तेल टुम्बडे की पुस्तक है। किसकी, आनंद तेल टुम्बडे की पुस्तक है ये, इसे आप नोट कर लीजिएगा। बाकी द आइडिया ऑफ इंडिया ये सुनील खिलानी की पुस्तक है। इमेजिनिंग इंडिया ये नंदन नीलकड़ी की पुस्तक है। और मिरर्स ऑफ वायलेंस ये बीना दास की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पीडीएफ अगर आपको विजुअल नहीं होगी तो वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिएगा, 320 या 720 कर लीजिएगा तो आपको वीडियो पूरी विजुअल लगेगी। निम्नलिखित में से कौन समाजीय परिवर्तन के वैश्विक चक्रीय सिद्धांतों से संबंध नहीं है। ग्लोबल साइक्लिकल थ्योरी से कौन रिलेट नहीं करता, आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है विल्फर पेरेटो, ऑप्शन 2 है गेटोनो मॉस्का, ऑप्शन 3 है आगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन 4 है विक्टिम सोरोकिन। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कौन ग्लोबल साइक्लिक थ्योरी से रिलेट नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 3 अगस्त कॉम्ट। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का प्रयोग किया है। ऑप्शन 1 है एम एस श्रीनिवास ने, ऑप्शन 2 है डीपी मुखर्जी ने, ऑप्शन 3 है जीएस बुर्रे ने और ऑप्शन 4 है एससी दुबे ने। तो बताइए डायलेक्टिकल अप्रोच का प्रयोग किसके द्वारा किया गया इनमें से। तो ये किया गया डीपी मुखर्जी के द्वारा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन एवं अनेक जीव जंतुओं तथा पेड़ पौधों से संबद्ध पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह करना ठीक वैसे ही है जैसे द लॉवर की समस्त पेंटिंग्स को रात्रि भोज बनाने हेतु जला दिया जाए। यह मत किसका है। ऑप्शन 1 है एडवर्ड ओ विल्सन का, ऑप्शन 2 है थॉमस फ्राइडमैन का, ऑप्शन 3 है अशोक खोसला का और ऑप्शन 4 है एंटनी जे लेगेट का। तो बताइए ये जो कोटेशन दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो कोटेशन है वो दी है एडवर्ड ओ विल्सन ने। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एडवर्ड ओ विल्सन। जो क्वेश्चन आपको नए लगे उसे आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा ताकि पेपर में एक भी क्वेश्चन रिपीट हो तो आपकी गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्थाओं को आकार नहीं प्रदान करती है। ऑप्शन 1 है परिस्थितियों का विभेदीकरण, ऑप्शन 2 है परिस्थितियों की समरूपता, ऑप्शन 3 है परिस्थितियों का क्रम विन्यास और ऑप्शन 4 है प्रतिष्ठा एवं वरीयता के रूप में मूल्यांकन। तो बताइए सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्थाओं को आकार इनमें से कौन सी सिस्टम नहीं देती है।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, परिस्थितियों की समरूपता। होमोजेनिटी ऑफ स्टेटस, ये क्या है? ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को सेफ नहीं देती है। बाकी डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेटस, रैंकिंग ऑफ स्टेटस, एवोल्यूशन एज प्रीफरेबिलिटी एंड प्रेस्टीज, ये सभी क्या है? ये सभी सामाजिक स्थिरीकरण को आकार देने वाली भूमिका निर्वाह करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना मानवाधिकार एवं संविधानवाद की भावना को महत्व नहीं देती है? ऑप्शन 1 है 1928 में गठित नेहरू कमेटी, ऑप्शन 2 है 1931 की कराची कांग्रेस, ऑप्शन 3 है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन 4 है 1919 का रॉलेट अधिनियम। तो बताइए कौन मानवाधिकार और संविधानवाद को महत्व नहीं देता है इनमें से? तो ये है आपका रॉलेट एक्ट 1919। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, 1919 का रॉलेट अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपनी पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज में एम.एन. श्रीनिवास 3 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की भूमिकाओं की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम इसमें नहीं बताया गया है? ऑप्शन 1 है मुखिया द हेडमैन, ऑप्शन 2 है कुली गोडा, ऑप्शन 3 है रामे गोडा और ऑप्शन 4 है नाडू गोडा। तो एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है द रिमेम्बर्ड विलेज, इसमें इन्होंने किसकी बात नहीं की है आपको ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, नाडू गोडा की बात एम.एन. श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज में नहीं की है, जबकि मुखिया द हेडमैन, कूली गोडा और रामे गोडा का प्रयोग इन्होंने अपनी पुस्तक द रिमेम्बर्ड विलेज में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रक्रियात्मक अंतर्निर्भरता के स्वरूपों के अंतर्गत व्यवस्था इकाइयों के बढ़ते विभेदीकरण का समावेश किस विचारक के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के मुख्य आधारों का एक भाग है? ऑप्शन 1 है आर.के. मर्टन, ऑप्शन 2 है टालकट पार्सन, ऑप्शन 3 है एल.ए. कोजर और ऑप्शन 4 है मार्शल मॉस। तो बताइए, इंक्रीजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ सिस्टम यूनिट्स इनटू पैटर्न ऑफ फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ये किसका कोटेशन है? तो ये जो स्टेटमेंट दी है वो है टालकट पार्सन्स की। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, टालकट पार्सन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुरुषार्थ का सिद्धांत किसके मनोनैतिक आधार को समझने की भूमिका निभाता है? ऑप्शन 1 है आश्रम, ऑप्शन 2 है कर्म, ऑप्शन 3 है पुनर्जन्म और ऑप्शन 4 है काल। तो बताइए पुरुषार्थ में किसकी व्याख्या की गई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, आश्रम व्यवस्था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था बताई गई है, जिसमें हम किसकी बात करते हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, जिसमें प्रत्येक चरण में हमें पुरुषार्थ पूरे करने होते हैं। कौन कौन से पुरुषार्थ है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1, आश्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइबर अपराध का वह प्रकार जिससे किसी अन्य के विरुद्ध मनोवैज्ञानिक नुकसान अथवा शारीरिक नुकसान की स्थिति उत्पन्न हो, इस कारण कानून का उल्लंघन हो, क्या कहलाता है? A type of cybercrime which leads to psychological harm to inciting physical harm against others, thereby breaching law is known as। इसे हम किस रूप में जानते हैं आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है साइबर ट्रेसपॉस के रूप में, ऑप्शन 2 है साइबर धोखा एवं चोरी के रूप में, ऑप्शन 3 है साइबर पोर्नोग्राफी के रूप में और ऑप्शन 4 है साइबर हिंसा के रूप में। तो बताइए हम इसे कैसे जानते हैं? तो हम इसे साइबर हिंसा, साइबर वायलेंस के रूप में जानते हैं। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कलेक्टिव चॉइस एवं सोशल वेलफेयर के लेखक है? पुस्तक है कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर।
ऑप्शन 1 है पंकज मिश्रा, ऑप्शन 2 है अमृत सेन, ऑप्शन 3 है क्रिस्टोफ जेफरे लॉर्ड और ऑप्शन 4 है रणधीर सिंह। तो बताइए कौन सा लेखक ने कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर पुस्तक लिखी है। अगर आपको क्वेश्चन टफ लग रहे होंगे तो ये क्वेश्चन टफ नहीं है, ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। अगर आपको किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं पता तो आप अपने नोट्स में ऐड करते जाइएगा, ताकि अगर एग्जाम में आए तो गलत ना हो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 है अमृत सेन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर किसकी पुस्तक है? ये है अमृत सेन की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दौर की चर्चा गिडियान जोबर्ग ने नगरीकरण के 4 दौर के अंतर्गत नहीं की है? इसमें से आपको बताना है, गिडियान जोबर्ग है, इन्होंने नगरीकरण के 4 दौर बताए हैं, उसमें इन्होंने किसकी बात नहीं की है आपको ये बताना है। ऑप्शन 1 है लोक समाज, ऑप्शन 2 है पूर्व औद्योगिक सेटलमेंट, ऑप्शन 3 है औद्योगिक नगर और ऑप्शन 4 है उत्तर औद्योगिक नगर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें इन्होंने फोक सोसाइटी की बात नहीं की है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। जबकि पूर्व औद्योगिक सेटलमेंट, प्री इंडस्ट्रियल सेटलमेंट, औद्योगिक नगर द इंडस्ट्रियल सिटी और औद्योगिक नगर उत्तर औद्योगिक नगर द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इसके बाद जोबर्ग ने की है, बट फोक सोसाइटी की बात नहीं की है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाणिज्यिक एवं राजनीतिक नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति को सैमुअल हंटिंगटन ने क्या संज्ञा दी है? ऑप्शन 1 है अमेरिकन संस्कृति की, ऑप्शन 2 है वैश्विक संस्कृति की, ऑप्शन 3 है उत्तर फोर्डवादी संस्कृति की और ऑप्शन 4 है डोवास संस्कृति की। तो बताइए सैमुअल हंटिंगटन ने जो वाणिज्य और राजनीतिक नेताओं की अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति है उसको क्या नाम दिया है? तो इसे इन्होंने क्या कहा है? डोवोस संस्कृति। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। सैमुअल हंटिंगटन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में पूछी जाती है काफी, द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से यह विचार किसका है कि श्रम की प्रगति का समाज की नैतिक अथवा गत्यात्मक घनत्व की स्थिति से प्रत्यक्ष समानुपातिकता है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर, ऑप्शन 3 है इमानुएल दुर्कheim और ऑप्शन 4 है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। तो बताइए मोरल और डायनेमिक डेंसिटी की बात कौन करते हैं इनमें से? तो ये एक इजी क्वेश्चन है, ये करते हैं इमानुएल दुर्कheim। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक प्रक्रिया का सबसे अधिक समान प्रकार कौन सा माना जाता है? ऑप्शन 1 है सहयोग, ऑप्शन 2 है प्रतियोगिता, ऑप्शन 3 है सामाजिक अंतरक्रिया और ऑप्शन 4 है संघर्ष। तो बताइए द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ सोशल प्रोसेस इज नोन एज। तो ये है, क्या है बताइए? तो ये है सोशल इंस्ट्रक्शन, सामाजिक अंतरक्रिया। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समूह केंद्रता एथनोसेंट्रिज्म की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? ऑप्शन 1 है किंग्सले डेविस, ऑप्शन 2 है C.H. खुले, ऑप्शन 3 है W.G. सुमनर और ऑप्शन 4 है R.K. मर्टन। तो बताइए एथनोसेंट्रिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया इनमें से? तो ये दिया है W.G. समनर ने। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें क्या होता है, हम अपनी ही संस्कृति को श्रेष्ठ मानते हैं दूसरे की तुलना में, मतलब दूसरे की संस्कृति को बेकार समझते हैं, सिर्फ समझते हैं कि हमारी ही संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? ऑप्शन 1 है A Contribution to the Critique of Political Economy, ऑप्शन 2 है ग्राउंडर्स
ऑप्शन 3 है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी और ऑप्शन 4 है एंटी ड्यूरिंग। तो बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 4 एंटी ड्यूरिंग। ये क्या कार्ल मार्क्स की पुस्तक नहीं है। ये किसकी पुस्तक है? ये जो पुस्तक है वो लिखी है एंजल्स ने। जबकि आ कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ग्राउंड बेस एंड द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये किसकी पुस्तक है? ये सब तीनों पुस्तक कार्ल मार्क्स की है। द एंटी ड्यूरिंग ये पुस्तक है एंजल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रभुत्व जाति की विवेचना करते हुए एम.एन. श्रीनिवास ने निम्नलिखित में से किस विशेषता को सम्मिलित नहीं किया है? आपको बताना है प्रभु जाति की इनमें से कौन सी विशेषता एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा नहीं बताई गई है। ऑप्शन 1 है अन्य जातियों पर संख्या मूलक आधिक्य। ऑप्शन 2 है स्थानीय जाति संस्करण में निम्न स्थिति। ऑप्शन 3 है अन्य जातियों पर आर्थिक राजनीतिक शक्ति का आधिपत्य। और ऑप्शन 4 है जाति में शिक्षित लोगों की संख्या। तो बताइए डोमिनेंट कास्ट की कौन सी विशेषता एम.एन. श्रीनिवास ने नहीं बताई है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 स्थानीय जाति संस्करण में निम्न स्थिति, ये नहीं बताई गई है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक स्थिरीकरण की नहीं है? ऑप्शन 1 है या सामाजिक है। ऑप्शन 2 है या प्राचीन है। ऑप्शन 3 है या विविधता मूलक है। ऑप्शन 4 है या साक्षर समाजों में उपस्थित है। तो बताइए इनमें से कौन सी विशेषता सामाजिक स्थिरीकरण की नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है या साक्षर समाजों में उपस्थित है। ये जरूरी नहीं है, ये सभी समाजों में पाया जाता है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी इट इज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सामाजिक होता है, प्राचीन होता है और विविधता मूलक होता है। ये तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्स वेबर के मत में निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नौकरशाही संगठन हेतु आवश्यक नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नौकरशाही की विशेषता नहीं है। ऑप्शन 1 है पदानुसंघ का संगठन संस्करण सिद्धांत का अनुकरण करता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिसर्स फॉलो प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की। ऑप्शन 2 है निर्णय एवं नियम लिखित में रिकॉर्ड होते हैं। डिसीजन एंड रूल्स आर रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ऑप्शन 3 है प्रत्याशियों की योग्यता अपेक्षित नहीं है। द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट रिक्वायर्ड। और ऑप्शन 4 है कार्यालय कार्य पूर्ण रूपेण प्रशासन के साधनों के स्वामित्व से पृथक होता है। ऑफिशियल वर्क इंटायरली सेपरेटेड फ्रॉम ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो बताइए इनमें से कौन सी विशेषता नौकरशाही की मैक्स वेबर ने नहीं बताई है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 प्रत्याशियों की योग्यता अपेक्षित नहीं है, ऐसा नौकरशाही की विशेषता नहीं है। जबकि इसमें क्या होती है योग्यता अपेक्षित होती है, तभी व्यक्ति नौकरशाही का पार्ट बनता है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य भारत की जनसंख्या नीति 2000 में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन 1 है लड़कियों में विलंब विवाह को प्रोत्साहन। ऑप्शन 2 है वरिष्ठ नागरिकों हेतु एजेड केयर सेंटर्स को प्रोत्साहन। ऑप्शन 3 है जन्म मृत्यु विवाह एवं गर्भ धारण का 100% पंजीकरण। और ऑप्शन 4 है 1 लाख जीवित जन पर मातृ मृत्यु दर को 100 से नीचे लाना। तो बताइए जनसंख्या नीति जो 2000 में आई थी उसमें क्या सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें क्या नहीं सम्मिलित किया गया? वरिष्ठ नागरिकों हेतु एजेड केयर सेंटर्स को प्रोत्साहन। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टू प्रमोट एजेड केयर सेंटर फॉर सिटीजन सीनियर सिटीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनजात अपराधी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन 1 है सी लॉम्ब्रोसो। ऑप्शन 2 है कोहेन। ऑप्शन 3 है
टी एच सदरलैंड और ऑप्शन 4 है मर्टन। तो बताइए जन्मजात अपराधी की अवधारणा इनमें से किसने दी है? तो ये जो अवधारणा दी है वो दी है सी लॉम्ब्रोसो ने। ऑप्शन 1 राइट आंसर। बॉर्न क्रिमिनल का कॉन्सेप्ट किसने दिया? सी लॉम्ब्रोसो ने। ऑप्शन 1 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योगेंद्र सिंह ने एकीकृत उपागम इंटीग्रेटेड अप्रोच की रचना में निम्नलिखित में से किस अंग को बृहद परंपरा में सम्मिलित नहीं किया है? ऑप्शन 1 है द्वितीयक इस्लामिक प्रभाव को, ऑप्शन 2 है आधुनिकीकरण को, ऑप्शन 3 है प्राथमिक पश्चिमीकरण को और ऑप्शन 4 है सांस्कृतिक नवजागरण को। तो बताइए किसे बृहद परंपरा में योगेंद्र सिंह ने सम्मिलित नहीं किया है? तो इसमें इन्होंने मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण को सम्मिलित नहीं किया है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अलगाव के किस प्रकार का उल्लेख कार्ल मार्क्स ने नहीं किया है? ऑप्शन 1 है श्रम के उत्पाद से अलगाव, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ऑप्शन 2 है स्वयं के ऑन सेल्फ से अलगाव, ऑप्शन 3 है असहायता से अलगाव, एलिनेशन फ्रॉम हेल्पलेसनेस और ऑप्शन 4 है अन्य लोगों से अलगाव, एलिनेशन फ्रॉम अदर पीपल। तो बताइए इनमें से किस अलगाव की बात कार्ल मार्क्स ने नहीं की है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 एलिनेशन ऑफ हेल्पलेसनेस। इसकी बात कार्ल मार्क्स ने नहीं की है। असहायता से अलगाव, जबकि श्रम के उत्पाद से अलगाव, स्वयं के से अलगाव और अन्य लोगों से अलगाव, इसकी बात कार्ल मार्क्स ने की है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलोचनात्मक प्रत्यक्षवाद का रूपांतरण 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद के रूप में उपस्थित है। ऑप्शन 1 है क्रांति के पूर्व के फ्रांस में, ऑप्शन 2 है क्रांति के दौरान फ्रांस में, ऑप्शन 3 है क्रांति के उपरांत के फ्रांस में और ऑप्शन 4 है औद्योगिक क्रांति में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आलोचनात्मक प्रत्यक्षवाद का रूपांतरण 19वीं शताब्दी के समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद के रूप में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है आपको ये बताना है। तो ये होता है क्रांति के उपरांत के फ्रांस में, पोस्ट रेवोल्यूशनरी फ्रांस। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीएस घुरे के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी जाति की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 है यह समाज का खंडात्मक विभाजन है, ऑप्शन 2 है जाति समाज एक समरूपीय समुदाय है, ऑप्शन 3 है इसमें संतरण विद्यमान होता है और ऑप्शन 4 है व्यवसाय के असीमित अवसरों के अभाव होते हैं। तो बताइए इनमें से जीएस घुरे ने जाति की कौन सी विशेषता नहीं बताई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कास्ट सोसाइटीज होमोजीनियस कम्युनिटी। ये कास्ट की विशेषता नहीं है, जाति समाज एक समरूपीय विभाजन है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धर्म को भारतीय प्रोटेस्टेंट धर्म की संज्ञा नहीं दी जा सकती? ऑप्शन 1 है जैन धर्म को, ऑप्शन 2 है बौद्ध धर्म को, ऑप्शन 3 है सिख धर्म को और ऑप्शन 4 है ईसाइयत को। तो बताइए प्रोटेस्टेंट के धर्म की संज्ञा किसे नहीं दी जा सकती है? तो ये ईसाइयत क्रिश्चियनिटी को नहीं दी जा सकती है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग जो पुस्तक व लेखकों के नामों से निर्मित गलत है? आपको बताना है इसमें से कौन सी बुक और राइटर नेम लिया है वो मैच नहीं खा रहे। ऑप्शन 1 है सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर आर के मर्टन की है, ऑप्शन 2 है सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी हर्बर्ट स्पेंसर की है, ऑप्शन 3 है द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन एफ एच गिडिंग्स की है और ऑप्शन 4 है द साइंटिफिक ऑफ थ्योरी कल्चर ये बिनरोस मलनोस्की की है। तो बताइए इनमें से कौन सी पुस्तक मैच नहीं खा रही है, किस राइटर ने नहीं लिखी है? तो ये जो पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन ये एफ एच गिडिंग्स की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी थ्योरी
सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, ये आर के मर्टन की पुस्तक है। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, ये सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी ये किसकी पुस्तक है, ये किसकी पुस्तक है, ये है आपके ऑगस्ट कॉम्ट की। ये दो इसमें बुक मैच नहीं खा रही है। बाकी द साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, ये ब्रिनॉस मेलिनोस्की की है। बाकी दो पुस्तक राइट है। बाकी जो दो पुस्तक लिखी, द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन और सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी, ये क्या दोनों मैच नहीं खा रही। सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है ऑगस्ट कॉम्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निवास संपत्ति एवं पारस्परिक दायित्व जो नातेदारी के मध्य विद्यमान है से संयुक्ता निर्मित होती है, यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 है आईपी देसाई, ऑप्शन 2 है केएम पकाड़िया, ऑप्शन 3 है पीएम कोलेंडा और ऑप्शन 4 है एमएस गोरे। तो बताइए, रेजिडेंस प्रॉपर्टी एंड म्यूचुअल ऑब्लिगेशन एमंग द किन कॉन्स्टिट्यूट ज्वाइनेस, ये स्टेटमेंट किसकी है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो है पीएम कोलेंडा की। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है 30 क्वेश्चन, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वीडन की 16 वर्षीय लड़की ग्रेटा थनबर्ग वैश्विक स्तर पर किस कारण जानी जाती है। ऑप्शन 1 है जलवायु मौसमी सक्रियतावाद के लिए, ऑप्शन 2 है बाल संरक्षण के लिए, ऑप्शन 3 है महिला सुरक्षा के लिए और ऑप्शन 4 है नागरिकी अधिकार आंदोलन के लिए। तो बताइए, ग्रेटा थनबर्ग को हम किस लिए जानते हैं। तो ये क्लाइमेट एक्टिविज्म थी, जलवायु और मौसमी सक्रियतावाद के लिए हम इन्हें जानते हैं। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषता है। ऑप्शन 1 है शारीरिक समीपता, ऑप्शन 2 है लघुता, ऑप्शन 3 है संबंधों की अवधि और ऑप्शन 4 है संबंध स्वतः ही होते हैं। तो बताइए, प्राथमिक समूह की आंतरिक विशेषता इनमें से क्या है। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, स्मॉलनेस ऑफ द ग्रुप, ड्यूरेशन ऑफ द रिलेशनशिप स्पॉन्टियस। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जो ऑप्शन 4 है रिलेशनशिप इज स्पॉन्टियस, संबंध स्वतः ही होते हैं। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन सहभागी अवलोकन पद्धति पर आधारित नहीं है। ऑप्शन 1 है द पॉलिश रीजन इन यूरोप एंड अमेरिका, ऑप्शन 2 है मिडिल टाउन इन ट्रांसमिशन, ऑप्शन 3 है बदर इन क्राइम्स और ऑप्शन 4 है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। तो बताइए, इनमें से कौन सा सहभागी अवलोकन पर अध्ययन नहीं आधारित है। तो ये जो पुस्तक है तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ये क्या है, सहभागी अवलोकन पर आधारित पुस्तक नहीं है। ये किसने लिखी है, ये पुस्तक जो है ये है इमानुएल दुर्खिम की। और नेक्स्ट जो पुस्तक है द पॉलिश रीजन इन यूरोप अमेरिका, ये पुस्तक है आपकी थॉमस एंड जेनकी की। थॉमस एंड जेनेंकी की पुस्तक है, ठीक है। और फिर है क्राइम ब्रदर्स इन क्राइम, ये है क्लिफोर्ड सा की पुस्तक है। क्लिफोर्ड सा की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रॉबर्ट रेडफील्ड ने किस अध्ययन के अंतर्गत लघु बृहद परंपराओं की अवधारणा को जन्म दिया है। ऑप्शन 1 है भारतीय समुदाय, ऑप्शन 2 है ब्रितानी समुदाय, ऑप्शन 3 है मैक्सिकन समुदाय और ऑप्शन 4 है फ्रांसीसी समुदाय। तो बताइए, किसमें इन्होंने नेटिव और ट्रेडिशन का प्रयोग किया था, किस कम्युनिटी में।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, मैक्सिकन समुदाय। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, मैक्सिको में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1948 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन 1 है डॉक्टर एस राधाकृष्णन के, ऑप्शन 2 है डॉक्टर जाकिर हुसैन के, ऑप्शन 3 है डॉक्टर ए एल मुदालिया के और ऑप्शन 4 है डॉक्टर डी एस कोठारी के। तो बताइए किसकी अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अध्यक्षता में। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी सामाजिक घटना का विस्तृत विवरण क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है व्यक्तिगत अध्ययन कहलाएगा, ऑप्शन 2 है अवलोकन कहलाएगा, ऑप्शन 3 है क्षेत्रीय कार्य कहलाएगा और ऑप्शन 4 है निदर्शन कहलाएगा। तो बताइए, अ कंप्लीट एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ अ सोशल फिनोमेना इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा? किसी घटना का हम विस्तृत और गहन अध्ययन कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? व्यक्तिगत अध्ययन, केस स्टडी कहलाएगा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर ने नहीं किया है? ऑप्शन 1 है प्रोटेस्टेंट ईसाईयत, ऑप्शन 2 है हिंदू धर्म, ऑप्शन 3 है बौद्ध धर्म और ऑप्शन 4 है सिख धर्म। तो बताइए इनमें से किस धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर ने नहीं किया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 4, सिख धर्म का अध्ययन नहीं किया है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोगों की एक संख्या जो सड़क दुर्घटना को देख रही है किसका उदाहरण है? ऑप्शन 1 है डेटा समूह का, ऑप्शन 2 है भीड़ का, ऑप्शन 3 है मध्य समूह इंटरमीडिएट ग्रुप का और ऑप्शन 4 है श्रोता समूह का। तो बताइए लोगों की एक संख्या है जो एक्सीडेंट को देख रही है वो किसका उदाहरण है? आप इसे क्या कहेंगे? तो ये एक प्रकार का क्राउड होता है, भीड़। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी.एन. मदान के अनुसार ग्रामीण कश्मीर के पंडितों की नातेदारी व्यवस्था का क्या आधार था? ऑप्शन 1 है स्पष्ट पितृवंशीय विचारधारा थी, ऑप्शन 2 है निहित पितृवंशीय विचारधारा थी, ऑप्शन 3 है स्पष्ट मातृवंशीय विचारधारा थी और ऑप्शन 4 है निहित मातृवंशीय विचारधारा थी। तो बताइए किस प्रकार का विचारधारा थी? टी.एन. मदान ने कश्मीर के पंडितों का अध्ययन किया था, आप लोगों को पता होगा। तो बताइए वहां की विचारधारा कैसी थी? तो वहां के लोग पैट्रीलिनियन आइडियोलॉजी के थे, स्पष्ट पितृवंशीय विचारधारा। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, एक्सप्लिसिट पैट्रीलिनियन आइडियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक समाज में एवं प्रत्येक मस्तिष्क चेतना में संस्कृति समान साधारण ऑर्डिनरी है या मत किसने व्यक्त किया है? ऑप्शन 1 है रेमंड विलियम्स ने, ऑप्शन 2 है एंथनी गिडेंस ने, ऑप्शन 3 है एस.सी. दुबे ने और ऑप्शन 4 है डी.एन. मजूमदार ने। तो बताइए कल्चर इज ऑर्डिनरी इन एवरी सोसाइटी एंड इन एवरी माइंड, ये स्टेटमेंट किसकी है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो है एस.सी. दुबे की। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्री विकास की समझ हेतु निम्नलिखित पथ में से किसका उल्लेख एलेक्स इंग्लिश ने नहीं किया है? ऑप्शन 1 है ऐतिहासिक पथ, हिस्टोरिकल पथ, ऑप्शन 2 है एवल्यूटिव पथ, मूल्यांकनात्मक पथ, ऑप्शन 3 अनुभवी पथ, एम्पिरिकल पथ और ऑप्शन 4 है विश्लेषणात्मक पथ, एनालिटिकल पथ। तो बताइए इनमें से एलेक्स इंग्लिश ने किसकी बात नहीं की है? और कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि एलेक्स इंग्लिश की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्या है उसका नाम? तो इन्होंने एवोल्यूटिव पथ, मूल्यांकनात्मक पथ की बात नहीं की है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है व्हाट इज सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉर्डॉक के अनुसार परिवार के प्रकार बताए गए हैं। ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 3 है 4, ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 4, ऑप्शन 3 है 6 और ऑप्शन 4 है 8। तो बताइए परिवार के प्रकार मॉर्डॉक ने कितने बताए हैं?
तो इसमें इन्होंने 4 बताए हैं। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन कौन से बताए हैं मैं आपको ये भी बता देती हूँ। पहला तो बताया सेक्सुअल, फिर बताया रिप्रोडक्टिव, प्रजनन, फिर बताया इकोनॉमिक, आर्थिक, और लास्ट में बताया एजुकेशनल, शैक्षिक। तो ये 4 प्रकार के परिवार के प्रकार बताए हैं मर्डॉक ने, सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव और इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डेविड रिचमैन ने अपनी पुस्तक द लोनली क्राउड में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के प्रकार का उल्लेख नहीं किया है। ऑप्शन 1 है परंपरा निर्देशित, ऑप्शन 2 है आधुनिक निर्देशित, ऑप्शन 3 है आंतरिक निर्देशित और ऑप्शन 4 है अन्य निर्देशित। तो बताइए इनमें से डेविड रिचमैन ने इनकी पुस्तक है द लोनली क्राउड, इसमें किसकी बात नहीं की है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है, द मॉडर्न डायरेक्टेड की बात नहीं की है। बाकी 3 की बात की है, परंपरा निर्देशित, आंतरिक निर्देशित और अन्य निर्देशित, ट्रेडिशनल, इनर और अदर डायरेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नियंत्रित अवलोकन में रॉबर्ट एफ बेस ने 12 श्रेणी युग्मों की चर्चा पर बल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी इसमें सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन 1 है एकजुटता दिखाएं, सो सॉलिडारिटी, ऑप्शन 2 है तनाव को व्यक्त करे, सो टेंशन, ऑप्शन 3 है मत को अभिव्यक्त करे, गिव ओपिनियन, और ऑप्शन 4 है तटस्थ व्यक्त करे, सो इंडिफरेंस। तो बताइए किसकी बात नहीं करते हैं रॉबर्ट एफ बेल्स। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, सो इंडिफरेंस, तटस्थ व्यक्त करें। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सामाजिक अनुसंधान का आधारभूत मुद्दा इस विचार पर आधारित है कि विज्ञान का प्रत्येक अवयव ऑब्जेक्ट एक वस्तु है। निम्नलिखित में से यह विचार किसका है। ऑप्शन 1 है फ्लोरियन नेनकी का, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर का, ऑप्शन 3 है इवान दुर्किम का और ऑप्शन 4 है हर्बर्ट ब्रूमर का। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। The fundamental issue in social research is based on the idea of every object of science is a thing। ये बताइए किसका मानना है। तो किसी भी चीज को वस्तु की तरह किसने माना था, इमानुएल दुर्खिम ने माना था। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इमानुएल दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समाजशास्त्री के नाम एवं संबंधित देश से निर्मित निम्नलिखित युग में से कौन सा गलत है। ऑप्शन 1 है फ्रांस में आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन 2 है जर्मनी में कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 3 है अमेरिका में हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन 4 है जर्मनी में मैक्स वेबर। तो बताइए कौन किससे रिलेट नहीं करते हैं, किस देश से कौन रिलेट नहीं कर रहा। तो जो ऑप्शन 3 है हर्बर्ट स्पेंसर इन अमेरिका, ये क्या है, गलत है। हर्बर्ट स्पेंसर कहाँ से रिलेट करते थे, ये इंग्लैंड या ब्रिटेन कह सकते हैं, यहाँ से संबंधित है। बाकी आगस्ट कॉम्ट फ्रांस के थे, कार्ल मार्क्स जर्मनी के थे, मैक्स वेबर के जर्मनी के थे। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक संस्था की नहीं है। ऑप्शन 1 है अमूर्तता, ऑप्शन 2 है सदस्यता, ऑप्शन 3 है कार्यप्रणाली और ऑप्शन 4 है सातत्य, कंटिन्यूटी। तो बताइए इनमें से सामाजिक संस्था सोशल इंस्टीट्यूशन का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 2 सदस्यता। इसमें क्या सदस्य नहीं हो सकते, मेंबरशिप आप इसकी नहीं ले सकते। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। एब्स्ट्रैक्ट होता है, अमूर्त होता है, कार्यप्रणाली होती है, प्रोसीजर होता है, सातत्य होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। ऑप्शन तीनों ये राइट आंसर है, पर सदस्यता नहीं ले सकते आप। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रयोगात्मक पद्धति की चर्चा जॉन स्टुअर्ट मिल ने नहीं की है। ऑप्शन 1 है सहमति का नियम, ऑप्शन 2 है विभेद का नियम, ऑप्शन 3 है अनुभाविकता का नियम और ऑप्शन 4 है अवशेष रेजिड्यूज का नियम। तो बताइए इनमें से किसकी बात जेएस मिल ने नहीं की है। बताइए आप लोग।
तो इसमें से इन्होंने अनुभाविकता का नियम, मेथड ऑफ इम्प्रिसिज्म की बात नहीं की है। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन विचारक पश्चिमी वैचारिक प्रभावों के कारण भारत में समाजशास्त्र को अस्वीकृत करते हैं? ऑप्शन 1 है डीपी मुखर्जी, ऑप्शन 2 है राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन 3 ए के सरन और ऑप्शन 4 है डीएन मजुमदार। तो बताइए इनमें से कौन रिजेक्ट करता है सोशियोलॉजी इन इंडिया बिकॉज ऑफ वेस्टर्न मोरिंग्स? तो ये करते हैं डीपी मुखर्जी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर गलत पड़ गया क्या? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से समाजीकरण के किस चरण का उल्लेख पियाजे ने नहीं किया है? ऑप्शन 1 है सेंसरी मोटर, संवेदी मोटर चरण, ऑप्शन 2 है प्री ऑपरेशन पूर्व ऑपरेशनल चरण, ऑप्शन 3 है फॉर्मल ऑपरेशन औपचारिक ऑपरेशनल चरण और ऑप्शन 4 है इनफॉर्मल ऑपरेशन अनौपचारिक ऑपरेशनल चरण। तो बताइए पियाजे ने इनमें से किस स्टेज की बात नहीं की है? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4 इनफॉर्मल ऑपरेशनल औपचारिक ऑपरेशनल चरण की बात नहीं की है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। जबकि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की बात की है। इसमें एक और आप जोड़ दीजिए, 4th नंबर कॉन्क्रीट, इसकी बात इन्होंने की है ऑपरेशनल। इन 4 की बात की है, बाकी जो लास्ट में दिया है उसकी बात नहीं की है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन 1 है कास्ट ऑफ माइंड आंधे बेते की पुस्तक है, ऑप्शन 2 है होमो हायरार्की लुइस ड्यूमा की पुस्तक है, ऑप्शन 3 कास्ट एंड रेस इन इंडिया एस घुरिये की पुस्तक है और ऑप्शन 4 है हिंदू ट्राइब्स एंड कास्ट, ये एम ए सीरिंग की पुस्तक है। तो बताइए इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन 1 कास्ट ऑफ माइंड, ये आंधे बेते की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कास्ट ऑफ माइंड किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है निकोलस डक्स की, निकोलस डक्स की पुस्तक है ये। बाकी जितनी पुस्तक देखिए, होमो हायरार्की लुइस ड्यूमा की है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया जीएस घुरिये के, हिंदू ट्राइब्स एंड कस्टम एम ए सीरिंग की पुस्तक है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें समाज एवं संस्कृति के विभिन्न क्षेत्र धार्मिक संस्थाओं के प्रभुत्व से पूर्णता विलग रिमूव हो जाते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है तार्किकीकरण, ऑप्शन 2 है आधुनिकीकरण, ऑप्शन 3 है लौकिकीकरण और ऑप्शन 4 है पश्चिमीकरण। तो बताइए क्या कहलाएगा? द प्रोसेस ऑफ इन विच वेरियस sphere of society and culture are completely isolated from the domination of religious institution is called। बताइए क्या कहेंगे? तो इसे हम धर्मनिरपेक्षता, लौकिकरण या सेकुलराइजेशन कहेंगे। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र एक काल्पनिक राजनीतिक समुदाय है, यह विचार किसका है? ऑप्शन 1 है अर्नेस्ट गेलर का, ऑप्शन 2 है एडम स्मिथ का, ऑप्शन 3 है बेंडिक्ट एंडरसन का और ऑप्शन 4 है एरिक हॉब्सबॉम का। तो बताइए नेशन इज एन इमेजिन पॉलिटिकल कम्युनिटी, ये स्टेटमेंट किसकी है? तो इमेजिन कम्युनिटी की बात कौन करता है? ये करते हैं बेंडिक्ट एंडरसन। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, बेंडिक्ट एंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व अभ्यासी समाजीकरण की प्रक्रिया किन संरचनाओं से घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है?
ऑप्शन 1 है संदर्भ समूह से, ऑप्शन 2 है अनौपचारिक प्रकृति की सामाजिक संस्थाओं से, ऑप्शन 3 औपचारिक प्रकृति की सामाजिक संस्थाओं से और ऑप्शन 4 है सदस्य समूह से। तो बताइए जो पूर्व अभ्यासी समाजीकरण होता है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, वो किससे लिंक्ड होती है, किससे रिलेट होती है? तो ये संबंधित होती है रेफरेंस ग्रुप से। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत गुणात्मक पद्धति शास्त्र के सबसे महत्वपूर्ण समर्थक हैं? ऑप्शन 1 है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद एवं एथनोमेथोडोलॉजी, ऑप्शन 2 है प्रत्यक्षवाद संरचनात्मक प्रकारवाद, ऑप्शन 3 है प्रतीकात्मकवाद एवं संरचनात्मक प्रकारवाद और ऑप्शन 4 है प्रत्यक्षवाद एवं एथनोमेथोडोलॉजी। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? Which of the following theories are the most important proponents of qualitative methodology? तो इसमें आएगा आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन मतलब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद और एथनोमेथोडोलॉजी। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, लोक विधि विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति सीखा हुआ और भागीदारी का व्यवहार है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन 1 है यंग और मैक ने, ऑप्शन 2 है ईबी टायलर ने, ऑप्शन 3 है डब्ल्यू और कॉकबर्न ने और ऑप्शन 4 है डब्ल्यू लिंटन ने। तो बताइए किसने संस्कृति सीखा हुआ और भागीदारी का व्यवहार, कल्चर इज अ लर्न्ड एंड शेयर बिहेवियर, ये किसने माना है? तो ये जो मानना था वो माना था यंग और मैक का। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च के लेखक कौन है? पुस्तक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। ऑप्शन 1 है सिन पायंग, ऑप्शन 2 है पीबी यंग, ऑप्शन 3 है सी ए मोजर और ऑप्शन 4 है गीडो एवं हार्ट। तो बताइए साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है पीबी यंग की। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति समूह को वर्ग के विपरीत कॉन्ट्रास्ट के रूप में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन 1 है कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन 2 है मैक्स वेबर ने, ऑप्शन 3 है एंथोनी गिडेंस ने और ऑप्शन 4 है माइकल यंग ने। तो बताइए किसने स्टेटस ग्रुप एज अ कॉन्ट्रास्टेड टू क्लासेस किसने माना है? तो ये प्रयोग किया है मैक्स वेबर ने। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने अकेंद्रित अंतःक्रिया एवं केंद्रित अंतःक्रिया की अवधारणाएं प्रस्तुत की है? अनफोकस्ड इंटरेक्शन एंड फोकस इंटरेक्शन की बात कौन करता है? ऑप्शन 1 है इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन 2 है सी राइट मिल्स, ऑप्शन 3 है पीटर बर्जर और ऑप्शन 4 है टीबी बाटामोर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 1 इरविंग गॉफमैन। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक व्यक्ति विद्यमान सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप भूमिकाओं का निर्वहन करता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है भूमिका वर्णन कहेंगे, रोल टेकिंग, ऑप्शन 2 है भूमिका पालन, रोल प्लेइंग कहेंगे, ऑप्शन 3 भूमिका अधिगम, रोल लर्निंग कहेंगे और ऑप्शन 4 है अभिनय मूलक भूमिका प्लेइंग एट रोल कहेंगे। तो बताइए इसे हम क्या कहेंगे? जब एक व्यक्ति विद्यमान सामाजिक प्रतिमानों के अनुरूप भूमिकाओं को निभाता है तो इसे हम कहेंगे रोल प्लेइंग, भूमिका पालन। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं एक बार उसको रीचेक कर लूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के संगठन और उसके अनुसरण की पद्धति का नाम सामाजिक नियंत्रण है? ऑप्शन 1 है मैकआइवर और पेज, ऑप्शन 2 है आगबन एवं निमकॉ, ऑप्शन 3 है बॉटोमर और ऑप्शन 4 है कार्लमैन। Who are the views that organization of the whole social system and the method of its
ओबीडियंस इज कॉल्ड सोशल कंट्रोल। ऑप्शन 1 मैकआइवर, पेज, ऑकबर्न एवं न्यूकॉम्ब, ऑप्शन 3 बॉटोमर और ऑप्शन 4 है कार्ल लेनिन। तो बताइए ये किसका मानना था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 मैकआइवर और पेज। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर भी कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल पिन कर दूंगी। अगर आप चाहिएगा तो मैसेज कर दीजिएगा, उसमें मैं एक बार आपको भेज दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।